नमस्ते एंड टुडे सेशन इज़ ऑन लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसका जेपी नारायण का मार्क्सवादी पद्धति के एक समाजवाद के प्रति जयप्रकाश का जो मोहभंग प्रारंभिक तौर पर समाजवाद के सिद्धांत को लागू करने के लिए सोवियत संघ में अपनाई गई दमनात्मक पद्धतियों तथा राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में भारतीय साम्यवादियों के दृष्टिकोण व व्यवहार के कारण हुआ था। अपने समाजवादी विचारकों के लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में रूपांतरण के प्रारंभिक दौर में जयप्रकाश ने मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांतों को असंगत नहीं बताया, अपितु उन सिद्धांतों को परिवर्तनशील परिस्थितियों तथा स्थान विशेष की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर बल दिया। किंतु शनै शनै मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति भी उनके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। वर्ष 1940 तक उनकी विचारधारा का रूपांतरण हो गया था और उन्होंने अपने समाजवादी विचारों को मार्क्सवाद न कहकर लोकतांत्रिक समाजवाद कहना प्रारंभ कर दिया। उनके चिंतन का ये दौर 1940 से प्रारंभ होकर 1952 तक जारी रहा। मार्क्सवाद के प्रति मताग्रह का जो विरोध था वो समाजवाद की भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप व्याख्या पर रहा। जयप्रकाश ने मार्क्सवाद के प्रति एक मताग्रही दृष्टिकोण का विरोध किया। उन्हें स्पष्ट किया कि भारतीय समाजवादी आंदोलन को मार्क्सवादी चिंतन तथा मार्क्स के बाद विश्व इतिहास के विकास तथा विशेषता भारत की परिस्थितियों एवं अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्रकाश में समाजवाद का अपना विशिष्ट स्वरूप विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद एक सामाजिक विज्ञान और सामाजिक परिवर्तन की एक क्रांतिकारी पद्धति है। ऐसी स्थिति में मार्क्सवादी चिंतन में मतग्रह के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने मार्क्सवाद के सिद्धांतों को अंतिम सत्य का स्तर प्रदान करने के मार्क्सवादियों के आग्रह को गंभीर असंगत बनाया। जयप्रकाश ने कहा कि विज्ञान की प्रगति मानवीय ज्ञान में से असत्य के उत्तरोत्तर निराकरण के रूप में हुई है। उनका स्पष्ट मत था कि यदि मार्क्सवाद को विज्ञान मान भी जाए तो ये स्वीकार करना होगा कि मार्क्सवाद स्वयं अंतिम सत्यों की व्याख्याएं नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्होंने ऐसे अनुमान प्रस्तुत किए होंगे जो उन सत्यों के निकट है। उनका मत था कि जब हम मानवीय ज्ञान के विशाल भंडार और पूंजीवादी समाज के विशालतर अनुभव और निरीक्षण भी उपलब्ध है, तो मार्क्सवाद की अपेक्षा हम सत्य के कई अधिक निकटतर अनुमान प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र व समाजवाद की एक उसमें पारस्परिकता आप कह सकते हैं। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद को ही वस्तुतः लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करने की आवश्यक प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि समाजवाद का प्रतीक अर्थ है समाज, राजनीतिक व आर्थिक स्वतंत्रता। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के लिए एक प्रस्ताव में जयप्रकाश ने आर्थिक व सामाजिक समता की स्थापना तथा एक शोषण मुक्त व न्यायनिष्ठ समाज के निर्माण के लक्ष्य को जनता की इच्छा के द्वारा संचालित रक्षा का वैधानिक तंत्र के माध्यम से प्राप्त किए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। समाजवादी दल के पटना सम्मेलन में महासचिव के रूप में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र समाजवाद हमारे जीवन का दर्शन और उद्देश्य बन जाना चाहिए। हमें लोकतंत्र को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि हम सब समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें लोकतांत्रिक साधनों, शांतिपूर्ण पद्धति और रचनात्मक दृष्टिकोण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। और जयप्रकाश ने ये स्वीकार कर लिया कि लोकतंत्र और दोनों समाजवाद एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें स्वतंत्र व्यक्ति समाज के हितों के प्रति समर्पित और संवेदनशील होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार और जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध होंगे और व्यक्ति के नैतिक उत्थान की समस्त संभावनाएं उपलब्ध होगी। जयप्रकाश के लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा वस्तुतः समाजवादी विचारों को लोकतांत्रिक साधनों और पद्धतियों के माध्यम से क्रियान्वित करने और उनके आग्रह को व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि हिंसक क्रांति और निरंकुशता हो सकता है समाजवादी लोकतंत्र की ओर ले जाएं, किंतु जिस वृत्ति से एकमात्र देश सोवियत संघ से इसका प्रयास किया गया है उन्होंने एक बिल्कुल भिन्न परिणाम तक पहुंचाया है। और ये परिणाम एक नौकरशाही राजा
जिसमें लोकतंत्र का अस्तित्व ही नहीं है। जयप्रकाश के जिसे कहते हैं ना, दृढ़ मत बन गया था कि एक समाजवादी राज्य में भी जब तक राज्य की नीतियों के विरुद्ध प्रकट करने के जन सामान्य के अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, तब तक शोषण मुक्त समाज की स्थापना नहीं की जा सकती। जयप्रकाश ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि समाजवाद और मानवीय स्वतंत्रता के मध्य कोई नैसर्गिक टकराव है। उन्होंने प्रतिपादन किया कि मानवीय स्वतंत्रता के स्तर में वृद्धि के साथ ही समाजवाद की स्थापना की संभावना भी अधिक बढ़ेगी। नेक्स्ट उन्होंने ये बात की कि इस बात पर बल दिया कि समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसा या जिसे कहते हैं ना, रक्तपातपूर्ण क्रांति की एकमात्र उचित व्यवहारिक उपाय नहीं है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों पर समाजवाद की स्थापना के लिए विशिष्ट पद्धति अपनाई जा सकती है। उन्होंने स्वयं मार्क्स को उद्धृत करते हुए ये स्पष्ट किया कि श्रमिक वर्ग को राजनीतिक सत्ता हस्तगत करने के लिए विभिन्न देशों के संस्थाओं, रीतियों और परंपराओं में ध्यान रखना होगा और अपनी विशिष्ट पद्धति निर्धारित करनी होगी। उन्होंने मार्क्स की इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि कई देशों में श्रमिक अपने लक्ष्य की प्राप्ति शांतिमय साधनों से ही कर सकेंगे। उन्होंने भारत में राज्य के समाजवादी रूपांतरण के लिए प्रथमतः भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता को आवश्यक माना। जयप्रकाश नारायण के पास स्पष्ट है कि ब्रिटिश सत्ता में भारत को मुक्त करा लेने के पश्चात लोकतंत्र भारत में समाजवाद की दिशा से संक्रमण शांतिपूर्ण लोकतंत्र प्रक्रिया से ही किया जाना चाहिए था। उन्होंने समाजवाद की स्थापना के लिए राज्य को एक आवश्यक साधन और उपकरण के रूप में स्वीकार किया और स्पष्ट किया कि राज्य के यंत्र पर लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से ही नियंत्रण किया जाना चाहिए। समाजवादी शक्तियों द्वारा राज्य के तंत्र को हस्तगत किए जाने के लिए उन्होंने एक संगठित व शक्तिशाली समाजवादी दलों की आवश्यकता प्रतिपादित की, जिसको मुख्यतः श्रमिक एवं कृषक संगठनों, निर्धन वर्गों व युवा संगठनों को समर्थन प्राप्त हो तथा वे वास्तविक अर्थों में पीड़ित जनता की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। नेक्स्ट है उनका समाजवाद के मूलभूत पक्षों पर बल। जयप्रकाश ने साम्यवादियों की इस बात के लिए आलोचना की कि समाजवाद के प्रति मतग्रह के कारण समाजवाद के सिद्धांत उनके लिए उन मूलभूत मूल्यों से भी अधिक महत्वपूर्ण बन गए हैं जिन पर समाजवाद की धारणा टिकी हुई है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाजवाद की स्थापना किसके लिए मतग्रह के अधीन प्रयास करने के बजाय समाजवाद के वास्तविक स्वरूप को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उनका मत था कि समाजवाद विचारधारा की कुछ नैतिक आग्रह अंतर्निहित है। उन्होंने कहा कि समाजवाद केवल पूंजीवाद का विरुद्ध नहीं है, न ही वे राज्यवाद है। उनका मत था कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और कृषि का समूहीकरण समाजवादी आर्थिक प्रणाली के महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं, किंतु वे अपने आप में समाजवादी नहीं हैं। उन्होंने घोषित किया कि समाजवाद मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण, अन्याय, उत्पीड़न और अशिक्षा से पूर्णतः मुक्ति पर आधारित है तथा इसमें संपत्ति, सेवाओं और अवसरों के मापन वितरण पर बल देता है। उन्होंने इस बात पर गंभीर रोष जरूर व्यक्त किया कि संवादियों ने समाजवाद के मूलभूत मानवीय पक्ष की उपेक्षा करके उसमें एक जीवन दर्शन और संस्कृति की अपेक्षा एक मातागृही पद का रूप दिया। जयप्रकाश ने स्पष्ट किया कि समाजवादी एक पंथ नहीं है, अपितु एक नवीन संस्कृति को प्रस्तुत करता है। वैचारिक विकास के क्रम में जयप्रकाश के चिंतन में मानव की गरिमा का विचार अन्य किसी भी बात की तुलना से अधिक प्रखर हो गया है। इसी आधार पर उन्होंने भारत की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की धारणा असंगत लगने लगी। उन्होंने कहा कि अब एक बात मेरे सामने लिए की तरह स्पष्ट हो गई है कि किसी भी प्रकार का भौतिकवाद मनुष्य को सच्चे अर्थ में मनुष्य बनाने के साधनों को पूरी तरह नकारात्मक है। भौतिक संस्कृति में मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने के लिए कोई विवेक सम्मत प्रेरणा ही नहीं रहती है। नेक्स्ट उन्होंने जयप्रकाश ने समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए उद्योगों को राष्ट्रीयकरण के एक साधन के रूप में सुविचारित ढंग से अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया। किंतु स्पष्ट किया कि उद्योगों का स्पष्टीकरण अपने आप में कोई साध्य नहीं है। राष्ट्रीयकरण उद्योगों में जनता के नियंत्रण के नाम पर
नौकरशाही के वर्चस्व के खतरे से प्रति सचेत रहने पर उन्हें बल दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों में राज्य की प्रवृत्ति कुशलता के नाम पर सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करनी ही रहती है। इस कारण वस्तुतः उद्योगों पर जनता के नियंत्रण की अपेक्षा व नौकरशाही का नियंत्रण हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीयकरण उद्योगों पर श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाकर ही समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है तथा उसमें उद्योगों में प्रबंधन की कुशलताओं तथा उत्पादन की वृद्धि के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये थे उनके लोकतांत्रिक समाजवाद से संबंधित विचार।